हेलो एवरीवन, सो मैं विदांशी गर्ग, आप देख रहे लर्न में विदांशी। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 3 जिसमें हम इस चैप्टर की इसको मतलब पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस। हमने सारी एक्टिविटीज़ को देखा था मज़े से, हमने सारे एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिकली करा था। केमिकल चेंजेस में भी हमने सारी एक्टिविटी को प्रैक्टिकली देखा था कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देख लिया था? हाँ, हमने पूरा पढ़ लिया था प्रोटेक्टिव शील्ड तक और ये बूझो पहेली की कन्वर्सेशन। अब हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमने देखा, रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग होता है बर्न करना। ओके, तो हमने पहले भी देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन, तो फिर से देखते हैं। ओके, ये अलग तरीके से है। सो दिस इज ओके, लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। ओके, फिर से चलिए रस्टिंग पर आते हैं। दिस इज वन चेंज दैट इफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज दैम। ये एक चेंज है जो इफ़ेक्ट करता है आयरन आर्टिकल्स को और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies. So स्टार्ट करते हैं। तो जो आयरन है वो यूज़ होता है ब्रिजेस बनाने में, शिप्स बनाने में, कार्स बनाने में, ट्रक की बॉडीज़ बनाने में और बहुत सारी अदर चीज़ें बनाने में वो यूज़ होता है। सो द मैनोटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो मोनटेरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज, मतलब अगर आयरन नहीं होगा, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी, तो अगर मतलब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आयरन नहीं होगा ना तो ये सारी चीज़ें नहीं बनेगी, राइट? तो अब है ना, अच्छा रस्टिंग कैन बी बनाएंगे। तो अब है ना, नीचे ये जो इक्वेशन दी है इसमें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो इक्वेशन अब हमें, मेरे हिसाब से तो मुझे तो देखो पहले आती है, तो आई होप कि आपको भी आ गई होगी इक्वेशन को समझना। तो जो कैसे समझते हैं इक्वेशन को, ऐसे समझते हैं आयरन Fe उसका शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सीजन। अगर हम आयरन प्लस ऑक्सीजन को मिला देंगे, ऑक्सीजन तो देखो एयर से ही आ जाएगी, तो हमें आयरन और वाटर को मिलाना है, ऑक्सीजन तो अपने आप एयर से आ जाएगी, है ना? तो हमें क्या देखता है, वो हमें रस्ट देता है, आयरन ऑक्साइड देता है, राइट? तो वो हमें आयरन ऑक्साइड देता है। अगर हम आयरन और वाटर को मिक्स कर दिया, फिर ऑक्सीजन तो एयर में प्रेजेंट है ये, और फिर ऑक्सीजन तो आ ही जाएगी। तो जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो उसके बाद क्या रिएक्शन होगा? वो रस्ट हो जाएगा आयरन। हमने देखा था, है ना, कैसे रस्ट हो गया था वो। तो इसको हम बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। ओके, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। सो इस रस्टिंग को करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो ऑक्सीजन और एक वाटर। ठीक है, वाटर ये भी ले सकते हो, वाटर वेपर भी ले सकते हो, ये दोनों चीज़ें लेकिन ज़रूरी है, ऑक्सीजन और वाटर ज़रूर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनफैक्ट, अगर मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर आपको पता है ह्यूमिडिटी, अगर मॉइस्चर जो है एयर में हाई हो जाए, बढ़ जाए, तो इसका मतलब होता है कि रस्टिंग फास्टर होगी, रस्टिंग ज़्यादा होगी। तो आप इसको रेनी सीजन में कर सकते हो। आप इस एक्सपेरिमेंट को रेनी सीजन में कर लेना, क्योंकि रेनी सीजन में एक्चुअली मॉइस्चर होता है, राइट? अगर मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, तो रस्टिंग फास्टर होगा, तेज़ी से होगा। ओके, सो हम रस्टिंग प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन उठता है ना? रस्टिंग प्रिवेंट होता कैसे है? तो
prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water both। तो जो आयरन आर्टिकल्स होता है, आयरन से बनी जो चीज़ें होती है, वो दो चीज़ों के कांटेक्ट में आती है। एक तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, और कांटेक्ट में आती है ना, कांटेक्ट में आती है, और वाटर के कांटेक्ट में आती है। इन दोनों चीज़ों के कांटेक्ट में आती है। अरे सॉरी, ओके, दोनों चीज़ों के कांटेक्ट में आती है वो। वन सिंपली वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल वे है कि हम उस आयरन आर्टिकल पे पेंट लगा दें या फिर ग्रीस लगा दें। ग्रीस भी एक पेंट की तरह ही होता है, तो हम पेंट लगा दें या ग्रीस लगा दें। इन फैक्ट ये जो कोट्स होते हैं, ये अगर अप्लाई करे जाएं रेगुलरली, तो रेगुलरली these coats should be applied regularly to prevent rusting। So अब देखिए, एक सिंपल वे है अप्लाई करने का, एक सिंपल वे है इसको प्रिवेंट करने का कि हम पेंट लगा सकते हैं उस आयरन आर्टिकल पे और ग्रीस लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये जो कोट होते हैं, ये अप्लाई अगर रेगुलरली होए तो प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग होता रहेगा। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑफ ऑन आयरन। एक और वे है, एक मतलब आयरन आर्टिकल पे हम कैसे लेयर बनाएं। मतलब ये है कि हम आयरन आर्टिकल पे कैसे लेयर बनाएं। तो एक तो हमने देखा कि हम उस पर जो है पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तो दिस इज़ अ कोट ऑफ लेयर। तो मतलब एक कोट की तरह वो काम करेगा, एक लेयर की तरह काम करेगा। एक और वे है इस लेयर को बनाने का कि हम एक मेटल जैसे कि जिंक है ना, क्रोमियम, हम क्रोमियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, हम उसको आयरन पे लगा दें, हम उसको आयरन पे लगा सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो प्रोसेस जिसमें अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ऐसा प्रोसेस जब हम जिंक को लेयर के, मतलब हम अगर जिंक की एक लेयर को आयरन पे लगाएं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं galvanization। The iron pipe we use in our homes to carry water or galvanized to prevent rusting। तो पाइप जो यूज़ होते हैं, आयरन पाइप जो यूज़ होते हैं हमारे घर पे वाटर को कैरी करने के लिए, आर गैल्वेनाइज्ड। वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं, मतलब उन पे लेयर ऑफ जिंक होती है, ठीक है, टू प्रिवेंट रस्टिंग, ताकि उसमें क्या होती रहे, रस्टिंग होती रहे। यू नो दैट शिप आर मेड ऑफ आयरन। हमें पता है कि जो शिप है वो आयरन से बनती है। एंड अ पार्ट ऑफ दम रिमेन्स अंडर वाटर, और उसके जो पार्ट होते हैं वो वाटर के अंदर होते हैं। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, और जो अबव का पार्ट होता है उसमें वाटर होता है। तो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। तो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, वो मतलब क्लिंगिंग होगी शिप्स के आउटर सरफेस पे। क्लिंगिंग का मतलब होता है, मैं आपको देख के बताती हूँ, पकड़ना, पकड़। तो जो वाटर है, हाँ, जो वाटर है वो शिप के आउटर सरफेस पे होगी। तो मोर ओवर दी वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट, और जो वाटर होता है सी का वो सॉल्ट कंटेन करता है। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, और जो सॉल्टी वाटर होता है वो रस्ट फॉर्मेशन को फास्टर कर देता है, यानी कि ज़्यादा बढ़ा दे, मतलब वो तेज़ी से करने लगता है सॉल्टी वाटर से जब वो मिलता है तब। तो therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted, so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year। Can you imagine the monetary loss to the world? तो monetary, अच्छा,
अच्छा, मॉनेटरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स मनी. मॉनेटरी मीन्स मनी. आई थिंक दैट, वेट, ओके. मॉनेटरी का मतलब होता है मनी जो यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी जो यूज़ होती है उसमें व्हीकल्स वगैरह में, राइट. ओके, आई थिंक दैट. लेकिन मॉनेटरी मनी होता है उसका मतलब, ओके. तो मनी जो है वो बहुत लॉस होती है. क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जैसे बेंचेस जो होती हैं वो रस्ट हो जाती है, वो आयरन की बनती है तो वो रस्ट हो जाती हैं और फिर उनको फिर से चेंज करते रहना पड़ता है, राइट. उनको चेंज करते रहना पड़ता है, वो आयरन को जो है बदलते रहना पड़ता है. कैसे बदलते हैं? जैसे कि एक हमने क्या करा, बेंच है उस पर जो है हमने कोट अप्लाई कर दिया, रेगुलर हमने कोट अप्लाई कर दिया. कौन सा कोट अप्लाई कर दिया? जैसे कि हमने पेंट लगा दिया. अब पेंट तो छूटेगा ही ना. आप ही बताइए, एक साल में तो पेंट छूट ही जाएगा. छूट जाएगा तो आयरन रस्ट होने लग जाएगा, तो उनको फिर से पेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो उनका आयरन रस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो उनको जो है पेंट लगाना पड़ेगा. ऐसे ही हमने देखा अभी शिप का एग्जांपल कि शिप में जो है आयरन बनती है, तो और जब वो पानी पे चलती है, सी वाटर पे चलती है, सी वाटर सॉल्टी होता है. अब जब वो सॉल्टी होता है तो रस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से होगी. तो उनको क्या है, उस आयरन को बदलते रहना पड़ता है. अंडरस्टैंड? उस आयरन की जो आउटर सरफेस है कि नहीं, उस आउटर सरफेस पे, उस आउटर सरफेस को उनको पेंट करते रहना पड़ता है. ओके. अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है कि स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज. इट डज नॉट रस्ट. ओके, तो अब जो स्टेनलेस स्टील होती है वो मिक्स करके बनती है. किस किस का मिक्स करके बनती है? आयरन का मिक्स करके बनती है, कार्बन, मेटल जैसे कि क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, दीज आर मेटल. क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, दीज आर मेटल. तो इन सबको मिक्स करके जो है स्टेनलेस स्टील बनती है और वो रस्ट नहीं होती है. ओके. अब पहेली कह रही है कि ओ डेट इज़ वाई माई फ्रेंड रीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट. सी लिव नियर दी कोस्ट. ओके, कोस्ट के पास रहती है वो, उसकी पहेली की सहेली कोस्ट के पास रहती है. अब कोस्ट के पास जो आयरन की बेंच वगैरह अगर लगी हुई है तो वो रस्ट हो जाएगी जल्दी. क्यों? क्योंकि जो कोस्ट में जो सॉल्टी वाटर है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट में आएगा. सॉल्टी वाटर जब कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तब रस्टिंग जो है तेज़ी से होगी. तो रस्टिंग तेज़ी से होगी तो इसलिए कंप्लेन आती है पहेली के पास उसकी सहेली की कि उसके जो आयरन आर्टिकल्स है वो रस्ट होते जाते हैं, जल्दी जल्दी रस्ट होते हैं वो. ऐसा क्यों यार, ऐसे नहीं होना चाहिए. ऐसे करते हैं. तो आई होप आपको समझ में आया रस्टिंग ऑफ आयरन. अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन एक बहुत अच्छा है. ये क्रिस्टलाइजेशन में एक वर्ड आता है जो है क्रिस्टल. ओके, क्रिस्टलाइजेशन में एक वर्ड आता है जिसका क्या मतलब, जिसका एक वर्ड आता है, क्या आता है? क्रिस्टल. ओके, तो आपने क्रिस्टल देखा हो तो क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? ये है इसमें सिंपल. तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि सॉल्ट जो है वो कैन बी ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. वो हमें ऑब्टेन होती है जब सी वाटर इवेपोरेट करता है. जो सॉल्ट है वो हमें ऑब्टेन होती है. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. तो ये जो salt जो obtained होती है इसमें तो वो प्योर नहीं होता है. उसकी शेप जो है वो क्रिस्टल जैसी of its crystal cannot be seen. तो जो उसकी शेप होती है क्रिस्टल्स, शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल, जो देखिए जो सॉल्ट होता है ना उसमें क्रिस्टल्स होती हैं, तो जो क्रिस्टल्स है वो हमें सही से दिखाई नहीं देती है. हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस
तो जो लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस जो है कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज formed from their solution. ओके जो प्योर होता है उसमें क्रिस्टल होते हैं, जो फॉर्म होता है उसके सॉल्यूशन के साथ. तो जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन. ये एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का. इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन रिवर्सिबल हो जाएगा, है ना. ये क्रिस्टलाइजेशन में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. ओके तो इसलिए फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल है. तो अब देखिए चलते हैं एक्टिविटी 6.9 पे. इसको आप जो है अपने टीचर के साथ ही करना. क्वेश्चन हम लास्ट में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि टेक अ कप. तो हमें है ना वाटर लेना है, कप फुल, एक पूरा कप भर के हमें वाटर लेना है. बीकर में ले लो, उसमें हमें कुछ ड्रॉप डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डालना है. फिर वाटर को हमें गर्म करना है. फिर है ना उसको व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब ये स्टार्ट हो जाएगा गर्म होना, फिर हमें उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर मिलाना है. हमें धीरे धीरे करके मिलाना है. वाइल स्टेरिंग कंटिन्यूसली. तो हमें तब तक मिलाना है जब तक वो ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टेरिंग कंटिन्यूसली. हमें तब तक मिलाना है जब तक वो जो पानी है वो स्थिर ना हो जाए. स्टेरिंग कंटिन्यूसली. हमें इसको मिलाते रहना है, ज़्यादा भी मत मिला देना. तो फिगर 6.6 में जैसे कि है, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व. कंटिन्यू करते रहिए कॉपर सल्फेट पाउडर का जब तक वो पाउडर जो है डिजॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक आपको उसको डालते रहना है. नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन को फिर हमें छानना है. अलाउ इट टू कूल. फिर हमें उसको ठंडा करना है. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग. जब ये ठंडा हो रहा होता है तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको छेड़ना नहीं है. लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम. फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन को हमें कुछ देर बाद देखना है. कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के आपको कुछ क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे. अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो और टाइम के लिए रुकिए, फिर आपको दिख जाएंगे. ये देखिए यहाँ पे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं कॉपर सल्फेट के. नाउ ये थी एक्टिविटी. क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है यूज़ ओनली डिलीट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल विद बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर जो आप डाल रहे हैं उसको ना आप है ना केयरफुली डालिएगा. तो चलिए इसकी भी वीडियो देखते हैं. हम पहले भी यूट्यूब पे से लेते थे, ये भी मैं आपको यूट्यूब पे से दिखा रही हूँ. Purification of copper sulfate by crystallization. The chemicals used for various purposes should be completely free from any type of impurities. Crystallization is an important purification process in which solid crystals are formed from a uniform solution. The different steps involved in the crystallization process are preparation of solution of the impure sample, filtration of the solution, concentration of the filtrate, cooling of the concentrated solution, separation and drying of crystals. Our aim is to prepare crystals of pure copper sulfate from an impure sample. Materials required: crude sample of copper sulfate, dilute sulfuric acid, distilled water, ethyl alcohol, cold water mixture, 250 ml beakers, china dish, glass rod, spatula, funnel, filter paper, measuring jar, test tube, watch glass, evaporating dish, trough, stand with lamp, and sandbath. Procedure: preparation of solution of the impure sample. Take about 30 ml of distilled water in a beaker. To this, add powdered crude sample of copper sulfate using a spatula. Stir the solution gently with the glass rod so that the powder dissolves. Add the powdered sample several times till a little of it remains undissolved in the beaker, even if it is stirred for some time. Now, add about 3 ml of dilute sulfuric acid to the solution using the
measuring jar and gently stir the solution to make it clear. This prevents the hydrolysis of copper sulfate. Filtration of the solution. Place the filter paper in the funnel and clamp the funnel to the stand. Place the china dish under the funnel. The stem of the funnel should touch the wall of the china dish to avoid the solution splashing out. Pour the solution into the funnel over the glass rod and collect the filtrate in the china dish. The insoluble impurities are left on the filter paper. Concentration of the filtrate. Heat the china dish in a sand bath till the solution is reduced to about 1/3 of its original volume. To avoid crust formation on the side of the dish, stir the solution continuously with a glass rod. To know if the solution has reached its crystallization point, remove a drop of the solution at the end of the glass rod and cool it by blowing. The appearance of a crust or tiny crystals on the glass rod shows that the crystallization point has been reached. Now, transfer the hot saturated solution into the evaporating dish. Cooling of the concentrated solution. Place the evaporating dish containing the hot saturated solution in a trough containing water. Cover the dish with the watch glass and allow it to cool slowly for some time. As the solution cools, deep blue crystals of copper sulfate separate and the crystallization will complete after half an hour. Separation and drying of crystals. Decant the mother liquor carefully into a beaker. Wash the crystals 3 or 4 times with a little ethyl alcohol containing a small amount of cold water. Using the spatula, place the crystals on a filter paper which soaks up the solution. Transfer the crystals on another filter paper and dry them by pressing gently between the folds of the filter paper. Now, transfer the crystals into a dry test tube. The crystals of pure copper sulfate are transparent and blue. Precautions. The filtrate should be evaporated slowly by gently heating during concentration.